वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 21 सितंबर 2020 है, दिन है मंडे, एंड आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड जो है वो काफ़ी एंजॉय किया होगा। दिन की शुरुआत करेंगे एल कूल जे। एल कूल जे कौन है? ये एक रैपर हैं और एक बहुत ही अच्छी तरीके से, एक बहुत ही कूल तरीके से उन्होंने हमारे सामने एक कोट रखा है कि आई डोंट लीव माई लाइफ इन द रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर यानी कि जो हमारी कार और मोटरसाइकिल में जो एक शीशा होता है, जो हम पीछे आने वाला ट्रैफिक जो है वो देख सकते हैं, उसको कहते हैं रेयर व्यू मिरर। तो आई डोंट लिव माई लाइफ इन द रेयर व्यू मिरर बिकॉज इफ यू डू यू आर बाउंड टू एंड अप रैप्ड अराउंड ए पोल समवेयर। अगर आप पीछे देखकर गाड़ी चलाएंगे और तो होगा ये कि आप कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। द सेम वे अगर हम जीवन जो है वो पीछे देखते हुए, हमारे पास्ट के बारे में ही हमेशा सोचते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो आगे हम कुछ ना कुछ गलत ही कर देंगे। तो इनडायरेक्टली व्हाट इज ट्राइंग टू टेल इज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, इजंट इट। स्टडी IQ की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्स बनाया है डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक ऑफर चल रही है। ये ऑफर का आज लास्ट डे है, 21 सितंबर है आज। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ये कोर्स, ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। इसके साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज डाइवर्सिटी देखिए, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, फिर 2 आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं, एक आर्टिकल है एशियन एज न्यूज़पेपर में से, और कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। पहला जो आर्टिकल है सेल्फ रिलायंस फॉर सेल्फ एस्टीम, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ये लिखा है एक IAS ऑफिसर ने। इनका नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल मैडम ने ये आर्टिकल लिखा है और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। उसके पीछे एक रीज़न है। पहले तो एक सिविल सर्वेंट ने इस आर्टिकल को लिखा है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ऑलरेडी एक व्यक्ति जो इसी फील्ड में है उसने ये आर्टिकल लिखा है, तो कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेकंड थिंग इज कि इस आर्टिकल में एक थरो स्ट्रेटजी या फिर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात बताई है, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट लगी। राइट, सो लेट्स क्रैक ऑन। वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल को समझाते हुए इस आर्टिकल में दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने ये लिखा है कि इट इज़ नॉट ओनली टू बाय एंड यूज़ लोकल प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स को ख़रीदना और लोकल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना सिर्फ इससे ही लिमिटेड नहीं है। वोकल फॉर लोकल जो है ये एक स्टेप और आगे जाता है और इट्स अबाउट टेकिंग प्राइड कि हमारे देश में जो हम चीज़ें पैदा कर रहे हैं, हमारे देश की चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में एक गौरव भी आप फील करें। यू नो व्हाट आई मीन कि आपके अंदर आप एक अनुभव मीन्स एक व्हाट इज़ द राइट वर्ड, आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि हम हमारे देश के प्रोडक्ट्स जो हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पर मैंने पढ़ा था, ये कहाँ पर पढ़ा था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ऑरेंजेस की हिस्ट्री में जाएं, राइट, ऑरेंज एज अ फ्रूट जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो चाइना के साथ जुड़ी हुई है। बेसिकली ऑरेंज जो है वो चाइना का एक फ्रूट है। अब जापान जो है वहाँ पर भी ऑरेंज की खेती होती है, वहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त था, एक साल था, अभी कुछ सालों पहले की ही बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये 10 साल के बीच की बात है। ये 2010 से लेकर 2020 के बीच में समवेयर इट हैपेंड। एक वक्त हो गया है तो मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स याद नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम इसके साथ रिलेट कर पाएंगे कि जापान में ऑरेंजेस का प्रोडक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, फसल जो है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तो फिर सरकार ये सोच रही थी कि हम ऑरेंजेस को चाइना से या फिर दूसरे देशों से इंपोर्ट करके मार्केट में प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ के लोगों ने, जापान के लोगों ने ये बताया कि कोई ज़रूरत नहीं है, एक साल अगर हम ऑरेंजेस नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। हमारे देश में जितने भी ऑरेंजेस पैदा हुए हैं
उसमें से जो भी बेस्ट ऑरेंजेस हैं जो खाए जा सकते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, बाकी के जो हैं उनको आप किसी ना किसी चीज़ में रिसाइकल कर दें और इसका कोई और इस्तेमाल करें। तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा खर्च करने की कि आप बाहर से ऑरेंजेस को इंपोर्ट करें। ये जो चीज़ जापान ने की, या फिर ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिखाता है वोकल फॉर लोकल। दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में देश या फिर देश के लोग जो हैं वो जब इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेंसिबिलिटी दिखाते हैं, तो लोकल प्रोड्यूसर्स को भी पता चलेगा कि चलो हमारे देश में हम ये सारी चीज़ें, अगर हम कोई लोकल चीज़ पैदा करेंगे और उसकी अगर अच्छी क्वालिटी रही, अच्छी प्राइस रही, अच्छी आपने सर्विसेज दी, आज के ज़माने में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। सी ऐसा नहीं है कि आप एक बुरा प्रोडक्ट पैदा करेंगे और फिर लोग जो हैं वो सिर्फ देशभक्ति के नाम पर आपके उस बुरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नो, वो ज़माना और ये कभी भी ये थोड़े टाइम के लिए पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हमारे देश में जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हम बनाएं, तो वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी ये ध्यान में रखना है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या हैं। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं आपको, अच्छी सर्विसेज के साथ उसको रैप करना है। आप अगर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स से कि एक रेस्टोरेंट है, वो बहुत ही गुड क्वालिटी का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्थी फूड आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन वहाँ पर अगर आप जाएँ तो उनका स्टाफ बहुत ही रूड है, राइट। आप कहेंगे कि हमें खाना खाना है, टेबल है, तो वो बताएंगे कि जब भी मिलेगा तब बताएंगे, पूछा मत, बार बार पूछा मत करो, एक जगह पर बैठ जाओ, देन यू विल नॉट एंजॉय दैट थिंग, क्योंकि सर्विसेज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक फाइन कॉम्बिनेशन, और ये सारी चीज़ें अगर की जाए तो फिर लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे फेमस होते जाएंगे हमारे देश में, और ये देश का ही इसमें फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ व्हाट वोकल फॉर लोकल इज़ ऑल अबाउट। और कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन हमें देखने को मिला, एपीआई की बात करें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई का मेन रोल ये होता है कि दवाई बनाने में जो हम कहते हैं कि असरकारक कंटेंट जो हैं वो एपीआई है। अब हमारे देश में 70% जितना एपीआई जो है टोटल, लेट्स से अगर हम 100 किलो एपीआई इस्तेमाल करते हैं तो इस 100 किलो में से 70% जो है वो चाइना से आता है, बाकी का जो है वो इटली, यूएसए और बाकी के कुछ देशों से आता है। अब कोविड-19 पेंडेमिक की शुरुआत हुई तो ये 3 देश, चाइना से इसकी शुरुआत हुई। स्टार्टिंग के टाइम पर याद है ना आपको कि कैसे इटली और यूएसए में केसेस जो हैं वो बढ़ रहे थे, और कैसे वहाँ के विजुअल्स, बहुत ही खतरनाक और भयानक विजुअल्स हमें देखने को मिलते थे न्यूज़ चैनल्स में। तो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसको एक बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा डिसरप्शन सहना पड़ा, क्योंकि 3 ऐसे देश जहाँ पर जब 70% चाइना से, बाकी का जो मेजर एंड बाकी के जो इटली और यूएसए को आप मिला ले तो टोटल 95% तक चीज़ें पहुँच जाएगी। ये 3 देशों का टोटल एपीआई का है 95% हम इन 3 देशों से इंपोर्ट करते हैं, और एपीआई के बिना आप दवाई जो है वो नहीं बना सकते। और भारत जो है इसको हम दुनिया जो है भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पुकारती है कि दुनिया की बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो भारत पैदा करता है, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चाइना से। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे मेरे पास 10-15 और एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें, राइट। कार इंडस्ट्री है या फिर दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, आपके घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होंगे, तो देखिए मेड इन कहाँ पर हैं वो। तो कोविड-19 की वजह से ये जो हमारे साथ हुआ, एपीआई का जो एक डिसरप्शन हुआ, उससे हमें पता चल गया कि इस प्रकार से देश जो है वो नहीं चल सकता। हमें खुद अपने पैरों पर उन सारे क्षेत्रों में तो डेफिनेटली, वे सारी चीज़ों में तो डेफिनेटली जो हम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, तो हमें आज नहीं तो कल धीरे धीरे हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। तो फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान का जन्म हुआ। कुछ 20 लाख करोड़ रुपए का, आपको पता है, एक स्टिमुलस पैकेज दिया गया था ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और लॉकडाउन जैसे जैसे
ओपन होता गया तो इसके अलग अलग फेजेस हमारे सामने आते गए। सेल्फ रिलायंस एज ए सिनोनिम फॉर सेल्फ एस्टीम, यहाँ पर आत्मनिर्भर शब्द जो है, आत्मनिर्भर का मतलब दुर्गा शक्ति नागपाल कहते हैं कि इट इज़ अबाउट सेल्फ एस्टीम, एक आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ है ये शब्द। मीन्स ये जो आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, ये एक प्रकार से आप कहते हैं आत्मसम्मान वाला भारत पैदा करने की यहाँ पर बात की गई है। कंटेंट नेशन, एक ऐसा देश जो संतुष्ट महसूस कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें पैदा कर रहा है। और देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट ना करें और सारी की सारी चीज़ें हमारे देश में ही पैदा करें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम ये है, हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि वे सारी चीज़ें जो हम हमारे देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। द थिंग्स दैट वी कैन प्रोड्यूस, जो हमारे यहाँ पर हम पैदा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, वे सारी चीज़ें जो हम हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं कर सकते और कोशिश करने के बावजूद भी अगर नहीं कर सकते और ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ को बनाएंगे, उससे अच्छा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को उसी देश में से हम इंपोर्ट कर लें, तो ये चीज़ जो है, ये स्ट्रेटजी इज बेस्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो यूएसए का जो था फर्स्ट, अमेरिका, सारी चीज़ें मीन्स प्रोटेक्शन की वॉल क्रिएट करने की यहाँ पर बात नहीं है। वे सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं वो हम यहाँ पैदा करेंगे, और ये चीज़ें जो हैं वो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, सिर्फ हमारे देश के इस्तेमाल के लिए नहीं है, हम ये सारी चीज़ें दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे, और वे सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर पैदा नहीं कर सकते उनको हम इंपोर्ट कर लेंगे। दैट्स व्हाट आत्मनिर्भर भारत इज़ ऑल अबाउट। फिर चाइना की बात करें तो कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन, दूसरी चीज़ बॉर्डर टेंशंस। और अब चाइना ने, मैं तो कहूँगा कि ये जो बॉर्डर टेंशन हुआ ये कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अच्छा हुआ, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है $65 बिलियन, लेट मी राइट इट डाउन हियर ताकि आप इसको अच्छी तरीके से, कोई भी इसमें गलत फहमी ना रहे, अप्रोक्स फिगर है $65 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। सिर्फ एक ही देश के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना है, $65 बिलियन। आई होप आपको पता होगा ट्रेड डेफिसिट क्या है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये चाइना है, तो भारत अगर चाइना को 10 रुपए की चीज़ें बेचता है और चाइना से भारत जो है, या फिर चाइना जो है भारत को 70 रुपीज़ की चीज़ें बेचता है, तो आप एंड ऑफ द डे टोटल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम 60 रुपीज़ की चीज़ें चाइना से ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो ये हो गया चाइना और भारत के बीच में जो ट्रेड है उसमें 60 रुपीज़ का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ भारत को हो रहा है। तो $65 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, जस्ट इमेजिन। तो ये अच्छी बात हुई कि ये इश्यूज़ हुए और चाइना का जो रियल फेस है वो हमारे सामने आया। तो अब हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम हमारे देश में पैदा करेंगे, और इसमें एमएसएमईज जो हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमने बहुत सारे, आपको लगेगा कि सिर्फ एक टॉपिक, लेकिन इस एक टॉपिक के माध्यम से हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की, खास करके आत्मनिर्भर भारत की गहराई तक हम गए हैं। अब बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो यहाँ पर अब देखिए ये सेंट्रल लेवल है, फिर स्टेट लेवल हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो बताइए कि हमारे देश में आज कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, राइट। आपको एक फिगर देना है, अगर आप चाहें तो आप सभी राज्यों के नाम और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप लिखते हैं नाम तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको भी एक रिवीजन हो जाएगा और दूसरे स्टूडेंट्स की भी इसमें हेल्प हो जाएगी। तो ये प्रश्न का जवाब जो है वो ज़रूर दीजिएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिंपल लगने वाला लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एक और टिप आपको देना चाहता हूँ,
मैप का इस्तेमाल कीजिए, राइट। मैप, लेटेस्ट मैप जो है उसको देखते जाइए और फिर ऑब्जर्व करते जाइए और फिर आपका आंसर क्रिएट कीजिएगा। इट विल टेक 10 मिनट्स, लेकिन आपकी बहुत मदद हो जाएगी इसमें। प्लीज़ डू इट। तो सेंट्रल लेवल पर यहाँ पर सजेशन जो दिया है आईएएस ऑफिसर ने, राइटर ने, तो वो ये दिया है कि सबसे पहले तो नीति आयोग जो है, मैं यहाँ पर नीति लिख देता हूँ, नीति आयोग। नीति आयोग एक अम्ब्रेला एक्शन प्लान तैयार करें। अम्ब्रेला एक्शन प्लान यानी कि एक बड़ा नेशनल लेवल का एक्शन प्लान तैयार करें। एक्शन प्लान, राइट, दिस इज रफली लुकिंग लाइक एन अम्ब्रेला, इजंट इट। तो ये हो गई आपकी एक अम्ब्रेला नेशनल एक्शन प्लान क्रिएटेड बाय नीति आयोग। इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, चीज़ों की कैटेगरीज को यहाँ पर लिखा जाएगा या फिर एक क्रिएट की जाएगी। लेट मी राइट इट डाउन हियर, थोड़ा क्लीन आपको लगेगा। इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन एज वेल, या फिर इस मैं जब पूरा लिख लूँ, समझ लें, तो उसके बाद इस वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं, वट एवर सूट्स यू, राइट। तो एक अम्ब्रेला एक्शन प्लान ये तैयार करेगा कौन? नीति आयोग। इसमें क्या क्या चीज़ें होगी? इस अम्ब्रेला एक्शन प्लान में कैटेगरीज तय की जाएगी कि कौन कौन से सेक्टर्स को हमें कैसे कैसे टारगेट करना है। कैसे कैसे तो नहीं, लेकिन कौन कौन से ऐसे फॉर एग्जांपल सेक्टर्स हैं और कैसे करना है वो भी ऐड इसमें किया जा सकता है। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक मॉनिटरिंग एजेंसी होगी, राइट। ये मॉनिटर करेगी चीज़ों को, रिव्यू होगा इसमें कि किस प्रकार का प्रोग्रेस हो रहा है, और अगर कोई बदलावों की आवश्यकता है या फिर कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो वो चीज़ ये मॉनिटरिंग एजेंसी करेगी। तो ये हो गया सेंट्रल लेवल का प्लान। उसके बाद आएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल का प्लान। तो स्टेट्स जो हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो भी एक एक्शन प्लान तैयार करेगी। ये एक्शन प्लान जो है नीति आयोग ने बनाया है, उसी की बाउंड्री के तहत एक एक्शन प्लान होगा। तो यहाँ पर भी एक एक्शन प्लान बनेगा, और अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगरीज और ये सारी चीज़ें तो नीति आयोग ने बना दी हैं, अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करेगी। इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड और इम्प्लीमेंट फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्कैनिंग की शुरुआत करेंगे, कंटिन्यूस स्कैनिंग। स्कैनिंग किस चीज़ का? लोकल मार्केट का, लोकल प्लस ग्लोबल। ग्लोबल मार्केट के क्या क्या ट्रेंड्स हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें, और लोकल मार्केट में क्या क्या रॉ मटेरियल, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम बेच सकते हैं। एंड थर्ड लेवल जो होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑफ कोर्स, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में लेट्स से के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, आपको एक्सपर्ट्स को ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी एक्सरसाइज होगी, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे ऑफिसर्स जो जेन्युइनली इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और जिनकी कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ है, तो ऐसे लोगों की टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर ऐसे एक अधिकारी के तहत एक पूरी टीम बनाई जाए, और ये टीम जो है ये एक ऑटोनोमियस अथॉरिटी की तरह काम करेगी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करेगी, और इस टीम का जो मेन लक्ष्य होगा वो यही होगा, डिलीवरी। व्हेन आई से डिलीवरी, आई मीन टू से रिजल्ट्स की डिलीवरी, राइट। अगर ये 3 स्टेप्स अच्छी तरीके से फॉलो किए गए तो डेफिनेटली हम इस वोकल फॉर लोकल या फिर जो एक सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है वो हम बना पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही क्विकली एक आर्टिकल को देखते हैं, फेयर एंड अनफेयर। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैंने आपको ये जो तमिलनाडु के तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही फेमस फिल्म एक्टर हैं सूर्या, तो सूर्या साहब ने एक कमेंट की थी, और इस कमेंट के बारे में मद्रास हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो नाराज़ हो गए, और उन्होंने फिर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक आर्टिकल मीन्स एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शंस लीजिए, इसने जो स्टेटमेंट दिया है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बेसिकली सूर्या ने ये कहा था
कि कोर्ट्स जो हैं ये ऑनलाइन हो चुकी है और कोर्ट्स जो हैं वो NEET के स्टूडेंट्स को बता रही है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दीजिए, तो ये कहाँ का इंसाफ है, थिंग्स लाइक दैट, ऐसा कुछ रफली उन्होंने कहा था। एनीवे, अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि शूरिया के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही नहीं होगी। कोर्ट का जो 29 पेज का ऑर्डर है उसमें यह बताया है कि क्रिटिसिज्म जो है जुडिशियरी के खिलाफ अगर कोई क्रिटिसिज्म, दैट्स फाइन। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो जस्टिस डिलीवरी में बाधा पैदा क्रिएट करती हैं तो फिर उसके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है, वरना कोई अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई गलत चीज़ें हैं या फिर कोई खामियां हैं उसको हाईलाइट कर रहा है, तो इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो नहीं हो सकती। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है आर्टिकल है, ग्रेट पावर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और आज है 21 सितंबर 2020 और आज का दिन जो है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के तौर पर दुनिया भर में UN के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम 2020 की थीम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शेपिंग पीस टुगेदर। डियर फ्रेंड्स, आज हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी में जीते हैं। आज हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज हमें चाहिए इट इज़ अवेलेबल। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली आप देख लीजिए। आप और मैं जो कॉमन व्यक्ति हैं, हम ऐसा जीवन जीते हैं जो ना तो महाराणा प्रताप जी पाए, ना तो अकबर जी पाए, ना तो दूसरे जो भी कोई राजा रह चुके हैं, चंगिस खान ले लीजिए, जो भी, राइट। ब्रिटेन के रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो भी ऐसा जीवन नहीं जी पाए जो हम जी रहे हैं। आप एक स्विच दबाइए, लाइट ऑन हो जाएगी, आप एक स्विच दबाइए, पंखा AC ऑन हो जाएगा। जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आपको रहना है वहाँ पर आप रह सकते हैं। यहाँ से वहाँ कहीं पर भी जाना है तो आपके पास मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, राइट। 10-15 हज़ार रुपये में आप एक टिकट खरीद पाएंगे। ऑफ कोर्स ये एक हर किसी को हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि इम्पॉसिबल नहीं है। एनी पर्सन इफ यू वांट टू ट्रैवल हियर टू देयर, तो आप एक टिकट मीन्स थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त लगे, लेकिन इम्पॉसिबल। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फैसिलिटीज़ बड़े बड़े लोगों के पास आज से 100-150 साल पहले नहीं थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज ह्यूमन बीइंग का पूरा आप इतिहास ले लीजिए, पिछले 7,000-8,000 साल जो भी है, वहाँ से लेकर यहाँ तक के जीवन में सबसे बेस्ट, अगर आज तक, राइट, फ्यूचर क्या है आई एम नॉट श्योर, लेकिन आज तक अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट ज़माना अगर कोई है, जीने लायक ज़माना है, तो वो आज का ज़माना है। लेकिन फिर भी लोग युद्ध कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में इनसिक्योरिटी का माहौल है। और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर वॉर चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, इनसिक्योरिटी है, तो ये पूरी दुनिया के लिए वॉर, वायलेंस और इनसिक्योरिटी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू बताता है कि सिर्फ एक साल में, लास्ट कैलेंडर ईयर की बात करें तो 1,000 जितने, कम से कम 1,000 जितने लोगों की मृत्यु 8 देशों में, यहाँ पर 8 देश जो हैं वो आपकी स्क्रीन में है। मीन्स ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू जो है इसमें सिर्फ 1,000 है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस प्रकार की चीज़ों की वजह से हुई है। इसमें कुछ देश हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक है अफ़गानिस्तान, फिर यमन, ये देश यहाँ पर हैं, फिर टर्की आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीरिया यहाँ पर हैं, इराक हैं, देन यू हैव सोमालिया, ये वाला देश, सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको कहते हैं। फिर इराक का नाम है, वेयर इज़ इराक, तो इराक इज़ हियर, राइट, सो दिस इज़ इराक हियर, ये वाला ऑलरेडी, सॉरी मैंने हाईलाइट इराक कर दिया है। एनी अदर कंट्री लेफ्ट हियर? नो। तो फिर लीबिया की बात करते हैं, दिस इज़ लीबिया, अफ्रीका में है, एंड देन यू हैव मैक्सिको। तो ये 8 देशों की यहाँ पर बात है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यस 8 देश हो गए। तो सिर्फ 8 देशों का टोटल ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने कहा है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई है। अगर आप दूसरे कुछ 25 टोटल ऐसे लगभग देश हैं जिसमें एक मैगरेब और साहेल नाम का रीजन है अफ्रीका में, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये वाले देश जो हैं ये मैगरेब रीजन के हैं और ये वाले देश जो हैं ये साहेल रीजन के हैं। तो ऐसे कुछ एरियाज़ को अगर आप ऐड कर दे तो लगभग 25 जितने ऐसे देश हो जाते हैं जहाँ पर आज भी डेडली वॉर्स चल रहे हैं।
यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक 79.5 मिलियन, इसका मतलब है लगभग 8 करोड़ लोग जो हैं उनको अपना घर और सारी चीज़ें छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा। एंड दिस इज़ जस्ट एट द एंड ऑफ 2019 का ये आंकड़ा है, तो एक साल पहले की ही बात है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, झगड़ों की वजह से कई जगहों पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ दूसरे कारणों की वजह से 8 करोड़ लोगों को इस दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होना पड़ा। दुखद बात यह है कि ये सारी चीज़ें होती हैं गरीब देशों में और इनको करवाता है अमीर देश। वे सारे देश जिनको हम ग्रेट पावर्स कहते हैं, वे सारे देश जो जिनके पास मिलिट्री पावर हैं, जिनके पास इकोनॉमिक पावर हैं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, और मैं इसमें फ्रांस और यूके को भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि आईसिस का जन्म हुआ जो है, आईसिस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, उनकी हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सीरिया में बशर अल असद को हटाने के लिए यूएसए, यूके और फ्रांस ने, ये तीनों देशों ने मिलकर वहाँ के रेबल्स को हथियार प्रोवाइड किए, और यही रेबल्स जो हैं, यही हथियार जो हैं, उन्होंने ग्रुप बना लिया आईसिस। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर यूएसए एक तरफ, रशिया और चाइना दूसरी तरफ। इन तीनों के झगड़ों की वजह से, इन तीनों के जियोपॉलिटिकल गेम की वजह से बहुत सारे देश जो हैं ऐसे बर्बाद हो गए। येमेन की बात करना चाहूँगा यहाँ पर, एग्जांपल कहाँ गया येमेन, here we go, दिस इज येमेन हियर, ये वाला देश जो है दिस इज येमेन। येमेन में सऊदी अरेबिया जो हैं वो यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट और ये सारी चीज़ें कर रहा है। ईरान जो हैं उनके बहुत सारे एजेंट्स यहाँ पर एक्टिव हैं, और सऊदी अरेबिया की मदद कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया की मदद कर रहा है यूएसए, हथियार और ये सारी चीज़ें। चाइना की बात करें तो चाइना के छोटे छोटे आर्म्स जो हैं, गन्स एंड एम्यूनेशंस, ये गोलियां एंड एवरीथिंग, इसकी वजह से साउथ सुदान में, म्यांमार में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पाकिस्तान और भारत में जो नक्सल्स हैं, इस आर्टिकल में भारत का नाम नहीं था, लेकिन आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि भारत में जो नक्सल्स हैं उनको हथियार प्रोवाइड करने का काम जो है वो भी चाइना करता है। तो ये इनके बिजनेसेस, और यू वोंट बिलीव दिस थिंग, लेकिन बहुत सारी गन बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो चाहती हैं कि युद्ध हो। बॉम्ब बनाने वाली कंपनीज चाहती हैं कि इनसिक्योरिटी का माहौल हो, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स तभी बिक पाएंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कार्स देख रहे हैं ये ऑफ रोडिंग कार्स हैं, ये एक्सपेंसिव कार्स हैं। आईसिस और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इन कार्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न ये भी उठता है कि इनकी सर्विसिंग, ऑयल, फिर दूसरे ऑयल फिल्टर एक्सेट्रा, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि इनके स्पेयर पार्ट्स इनको कौन प्रोवाइड करता है? डोंट यू थिंक एक बहुत बड़ा रैकेट होगा इन सारे लोगों को, इतने लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना? आप उनकी कार्स देखिएगा, दे आर यूजिंग वेरी एक्सपेंसिव कार्स। तो कहीं ना कोई बिजनेस जो हैं उनको पता भी है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको पता रहता है कि कहाँ पर किस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस देश में उनके किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, किस जगहों पर सबसे ज़्यादा XYZ प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड रहती है, और इस हिसाब से वो पैदा करते हैं। तो ये प्रकार के रैकेट्स जो हैं वो एक चलते रहते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी। बहुत सारे देश और बहुत सारी कंपनीज ऐसे युद्ध और इन सारी चीज़ों से पैसे कमाती हैं। यूएन ने, अफ्रीकन यूनियन ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के, इस प्रकार के युद्ध जो हैं, हॉस्टिलिटीज़ जो हैं उनका वो ख़त्म हो जाए। और लास्ट आई थिंक सैटरडे को हमने इसके बारे में बात की थी कि वी नीड रिफॉर्म्स, हमें यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। ये बच्चों का खेल डेफिनेटली नहीं है, एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि जो पावरफुल पोजीशन के ऊपर हैं वो भी अपना पावर इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इतिहास में जाएं, ब्रिटिश राज के इतिहास में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि जो पावरफुल लोग थे वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन जब सब ने मिलकर कंसिस्टेंटली डिमांड करने की शुरुआत कर दी तो उसके बाद ये पावरफुल जो लोग थे उस टाइम पर, राजा या फिर ब्रिटिश राज, व्हाटएवर, उन्होंने अपना जो पावर था वो छोड़ दिया। सेम थिंग विल हैपन विद यूएन एज वेल। ये पावरफुल कंट्रीज जो हैं, यूएनएससी को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि ये कुछ पावरफुल ऐसे राजा हैं जो अपने पावर्स को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी देश मिलकर, अगर छोटे बड़े गरीब देश, हर कोई देश, डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर अगर इनका विरोध करेगा तो फिर इनके पावर्स जो हैं वो डेफिनेटली उनको ये सीट जो है वो छोड़नी ही पड़ेगी।
तो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, उनको मिलकर एक साथ काम करना होगा, तभी जाकर ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में हम ख़त्म कर पाएंगे। विजिल अगेंस्ट टेरर, एक ये वाला आर्टिकल जो है ये एशियन एज का है, और इसमें लेटेस्ट बात ये है, दूसरे न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, लेकिन 9 लोगों को पकड़ा गया है। एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 6 लोग जो हैं वो वेस्ट बंगाल से और 3 लोग केरला से मिले हैं, जिनके लिंक्स अलकायदा के साथ थे। ये एक इंटरस्टेट मॉड्यूल था, इंटरस्टेट यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ एक मॉड्यूल था, और इस चीज़ से ये चीज़ साफ़ होती है कि भारत को अपने गार्ड्स जो हैं वो डाउन नहीं करने चाहिए, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म जो है, टेररिज्म यानी कि ये जो विचारधारा जो है वो दुनिया के अलग अलग कोनों तक और हमारे देश में भी अलग अलग कोनों तक ये पहुंच गई हैं, और इसके खिलाफ हमें एक कंटिन्यूस लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी। ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के माध्यम से ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यंगस्टर्स को भड़काती हैं, उनका ब्रेन वॉश करती हैं। ये जो 9 लोग पकड़े गए थे वो क्या कर रहे थे, दे वर रेजिंग फंड्स, ये फंड रेज कर रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि बाहर से जो पहले फंड्स आता था उसको एक हद तक भारत रोक पाया है, तो इसी वजह से इनको लोकल अलग अलग जगहों से फंड कलेक्ट या फिर फंड रेज करना पड़ा, तो दैट इज़ ए पॉजिटिव थिंग। नेगेटिव थिंग ये है कि ये लोग एक्टिव थे। दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये लोग जो हैं वो फायर क्रैकर्स जो होते हैं उसमें जो पोटेशियम क्लोराइड है और क्रूड वेपन्स है, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर बनाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे ऐसे बॉम्ब्स। तो पॉजिटिव चीज़ इसमें यह है कि उनके पास सोफिस्टिकेट वेपन्स जो हैं वो उनके जो आका है या फिर जो उनके हैंडलर्स हैं वो उनको ये चीज़ सप्लाई नहीं कर पाए, राइट। तो ये एक अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि ये लोग लोकल प्रोडक्ट्स भी, लोकल जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं तो इसका इस्तेमाल करके भी टेरर अटैक कर सकते हैं। यूरोपियन देशों में क्या हो रहा है, लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं, राइट। एक व्यक्ति अपनी कार लेकर निकलेगा, जितने लोग हो सके उतने लोगों को कुचल देगा, उसके बाद कार में से निकलकर गन है या फिर जो नाइफ है वो लेकर लोगों को स्टैब करने लगेगा, और फिर पुलिस आएगी और उस व्यक्ति को मार डालेगी। तो जितने मैक्सिमम डैमेज इस पर, तो ऐसे लोगों को पकड़ना जो है वो काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। और सोशल मीडिया, खास करके पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑथेंटिकेट नहीं होती हैं। कुछ ऐसे वीडियोस जो हैं वो एडिट करके आपको दिखा देते हैं और देखने वाले व्यक्ति को यही लगेगा कि हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी कास्ट के साथ, कम्युनिटी के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए इस प्रकार से वो मिक्स एंड मैच करके एजेंडा, प्रोपोगेंडा बनाकर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, और यंगस्टर्स जो हैं इसकी चपेट में आ जाते हैं। सो दैट्स बेसिकली इन एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, आप PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।